हेलो गाइड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइड्स, आज हम जानने वाले हैं कि एंडोमेट्रियल जो थिकनेस होती है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कितनी होना चाहिए, और ये जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है इसका क्या रोल होता है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए, ये जो एंडोमेट्रियल होती है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। आउटर लेयर होती है, मिडल लेयर होती है और अगेन आउटर लेयर होती है। तो लास्ट वाला जो लेयर होता है वो बेसिक लेयर होता है, और फर्स्ट वाले जो 2 लेयर्स होते हैं, तो ये 2 लेयर्स जो होते हैं ये पीरियड के दौरान क्लॉट्स के रूप में, आपके ब्लड के रूप में निकलते हैं आपके बॉडी के बाहर। तो इसे हम मिस पीरियड कहते हैं। तो ये मंथली जो हमारी साइकिल होती है इसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है, उसका काफ़ी ज़्यादा अहम रोल होता है, क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियल है प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसकी थिकनेस बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी ग्रोथ बहुत कम हो रही है तो इसके लिए क्या करना है ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ताकि इस चैनल पे डेली आपको प्रेगनेंसी हेल्थ रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं एंडोमेट्रियल जो थिकनेस होती है वो किस तरीके से काम करती है। तो जैसे ही हमारी फॉलिकुलर स्टडी होती है तो उसमें नोटिस किया जाता है कि आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है उसकी थिकनेस को नोटिस करते हैं टीवीएस के ज़रिए। टीवीएस जो स्कैन होता है आपका फॉलिकुलर स्टडी के दौरान, उसमें ट्रांसवाजाइनल आपकी सोनोग्राफी की जाती है, और उसी में आप उसको देख सकते हैं कि थिकनेस मैच्योर है या फिर नहीं। तो प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है, क्यों कंसीव नहीं हो रही है, तो इसका एक रीज़न एंडोमेट्रियल थिकनेस भी हो सकता है। तो आपकी जो रिपोर्ट होती है उसमें लिखा हुआ आएगा, तो इसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा कि एंडोमेट्रियम EDL बोल के लिख के आता है। तो उसमें आपको पता चल जाता है कि एंडोमेट्रियल की प्रॉब्लम है, या फिर आपकी गायनिक भी आपको बता देगी। तो देखिए, ये जो लाइनिंग होती है ये जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड आपका ख़त्म होता है तो ये जो ऊपर के 2 लेयर्स होते हैं ये तुरंत निकल जाते हैं। जब भी आपकी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, किसी की 5 डेज़ पे, किसी की 6, किसी की 7 डेज़ पे, तो ये बॉडी टू बॉडी वैरी करता है अलग अलग। तो जब भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद जो नोटिस किया जाता है टीवीएस में, तो उसमें आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है 3 से 4 mm देखी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी 2 लेयर्स जो होते हैं आपके वो निकल चुके होते हैं टिश्यूज़ के फॉर्म में। अब आगे की बात ये है कि जब भी प्रेगनेंसी रुकने का प्रोसेस होता है, मतलब कि एक रप्चर होता है और स्पर्म और एग जब फर्टिलाइज होते हैं तो वो ट्रैवलिंग करके आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है जो खून से भरी होती है, जिसको खून से भरी परत भी कहते हैं या फिर गद्दी भी कहते हैं, और डॉक्टरी लैंग्वेज में इसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहा जाता है। तो इस पे जो आपका जायगोट होता है जो आता है यूट्रस से, तो ये उस गद्दी पे उसको ग्रोथ करना होती है, उस पे ही उसको अब आगे की लाइफ उसकी बितानी होती है। तो उस पे अपनी जगह ये बना लेता है। तो इसीलिए उसकी जो थिकनेस होती है वो एक नॉर्मल पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर कम भी होगी तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और बहुत ज़्यादा होगी तो भी प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है। तो ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद 3-4 mm होती है, और उसके बाद से जब आपका ओव्यूलेशन होता है 10 से 11 डेज़ पे, तो तब इसकी जो थिकनेस होती है तो ये 7 से 8 तक बढ़ जाती है। और 14 से 15 दिन जब आपका आता है, यानी कि फर्टाइल विंडो जो होती है आपकी सेंटर की 10 डेज़ की, उसमें ये इसकी साइज़ बढ़ते बढ़ते चलती है। तो 14 से 15 दिन में इसकी साइज़ 11 या 12 mm
हो जाती है। तो अब आप कहेंगे कि 7 होती है, 3, 4 होती है, अगेन 11, 12 होती है, तो मिनिमम कितनी चाहिए? तो देखिए ये हर वुमन में जिस तरीके से मिस पीरियड भी इरेगुलर होते हैं, किसी के 28, 30 या फिर 40, 50, 60, इस तरीके से हर बॉडी में अलग अलग एक ऑब्जर्वेशन होता है हर एक ऑर्गन का। तो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग होती है उसका भी थिकनेस जो होता है वो एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है आंकड़ा कि होना चाहिए, लेकिन कम से कम उसको 7 mm तो भी होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 होना चाहिए। 12 से ज़्यादा भी अगर हो जाती है तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत हो जाती है, और 7 से नीचे है तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, या फिर कंसीव भी हो जाता है तो ज़्यादा दिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं चलती है, बीच में डिस्टर्बेंस हो सकता है, मिस अबॉर्शन हो सकता है। तो आपकी एंडोमेट्रियम 11 से 12 हो जाती है 14 से 15 डेज़ तक, तो ये बिल्कुल नॉर्मली होता है। और ये रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे माने जाते हैं 7 से लेके 12 तक। तो इसके बीच में जब भी रहेगी तो आपकी प्रेगनेंसी आसानी से कंसीव हो जाती है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी ये ज़्यादा 11, 12 से ज़्यादा ऊपर भी बढ़ने लगती है, 14, 15 तक ये हो जाती है आपके 14 डेज़ के बाद 20 डेज़ तक। अगेन इसकी साइज काफ़ी लेडीज़ में ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस केस में आपको एंडोमेट्रियल हाइपोप्लाजिया कहा जाता है। तो ये जो एंडोमेट्रियल हाइपोप्लाजिया होता है इसका रीज़न ये होता है कि ये थिकनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, और इसका साइड इफ़ेक्ट में ना कि प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं होगी, बल्कि इसके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपका जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसमें ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ बाहर आ सकते हैं, और आपको पेन भी हो सकता है। तो काफ़ी लेडीज़ को अगर ये प्रॉब्लम है, उनको काफ़ी ज़्यादा क्लॉट्स निकलते हैं बड़े बड़े, और ब्लीडिंग भी ज़्यादा हेवी होती है, ज़्यादा डेज में होती है। तो इस तरीके में आपको समझ जाना है कि आपको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया की प्रॉब्लम है, तो आपको गायनिक को बता देना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये बेसिक जानकारी समझ आ गई आज की, क्या रोल होता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग का हमारे प्रेगनेंसी के अंदर, और इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हेल्थ इज़ हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।